हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसएसटी बोलते हैं, ठीक है। इसके हम लोग 60 क्वेश्चंस अपने करेंगे, ठीक है, सॉल्व। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये आपके एनसीईआरटी बेस पर होंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स कि हम अपने एग्जाम में जो स्कोर है वो हमारा 60 में 60 हम लोग अपना ला पाएँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के जरिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके एसएसटी के लिए, ठीक है। और कंटिन्यू फ्रेंड्स, हमारा एसएसटी का क्लास जो है अपने चैनल लर्न विथ अल्पना पर चलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा और ये एनसीईआरटी बेस पर होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे, ठीक है, कुछ हमारा बच गया था। तो उस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करके कंप्लीट करवाएंगे और कल से हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, ठीक है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है इसमें ऐतिहासिक फिल्में जो होती हैं वो उपयोगी है, किस लिए, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में। देखिए ये पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एसएसटी के, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। तीसरा ऑप्शन है इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में। और चौथा लास्ट ऑप्शन है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि जो आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती है वो आपकी एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ऐतिहासिक फिल्में होती हैं वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, वो ऐतिहासिक फिल्में जो होती हैं वो आपके सामाजिक संरचना के जो विभिन्न आयाम होते हैं फ्रेंड्स उसका सजीव चित्रण करने में होती हैं, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को श्रेणियों में बांटना। और चौथा है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना होता है, ठीक है। आपके मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ठीक है, क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। बाकी सब आपका यहाँ पर नहीं होगा कि समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करिए, ठीक। मूल्यांकन में ये नहीं होता, बल्कि जो आपकी प्रक्रिया है यानी कि जैसे आपके रिजल्ट हैं, ठीक है, रिजल्ट में बाय द वे आपके नंबर कम आ गए हैं तो आपने मूल्यांकन किया कि हमारे इस बार रिजल्ट के जो सी टेट क्वालिफाई आपके हैं, ठीक है, मान लीजिए 90 नंबर नहीं है तो अगली बार हम देंगे तो हमारा और भी अच्छा इसमें हम अपना स्कोर करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें सुधार लाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सी टेट के बारे में दिया है, ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए बारे में दे सकते हैं और अपने से खुद से सोच सकते हैं, इतने आप तो एलिजिबल हो ही गए हैं, ठीक है। आप मान लीजिए टीचर तो आप हो ही गए हैं, सीटेट क्वालिफाई करिए और जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोग वैकेंसी को क्लियर करिए और एक सीट अपनी यूपी में तय करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को, ठीक है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब, ठीक है, अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में ब को क्या चाहिए, यानी कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक है जो अभी ब को अभी यानी कि पढ़ा रही है, तो आपके विचार में जो ब है उसको क्या चाहिए। पहला ऑप्शन है विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना। फोर्थ ऑप्शन है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए जब आपका याद करने की बात आती है फ्रेंड तो ये आपका तो निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया है विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एक शिक्षक है, ठीक है, वो क्षेत्र इतिहास के शिक्षक को भी ब पढ़ा रही है, ठीक है। तो आपके विचार में फ्रेंड्स यानी कि जो हमारे विचार में सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में जो शिक्षक है उसको यह चाहिए कि वो जो इतिहास की विभिन्न कला विधियों हैं और समानताओं हैं
ठीक है, तथा उस पर परिवर्तनों यानी कि उसके परिवर्तनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये सब आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग होंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप कहीं से भी मिला लीजिए। जो आपके क्वेश्चन हमने दिए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब आप कक्षा में हैं तो उसमें पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, और जो पूर्वाग्रह है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, दूसरा है संविधान के आमुख को प्रदान करके, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उनकी बातों पर ध्यान न देकर क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, और चौथा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो देखिए फ्रेंड, जब आप कक्षा कक्षा में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रह, ठीक है, इन सभी को दूर करने की बात जब आती है तो सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं, ठीक है, उसके विभिन्न आयामों के बारे में परिचय करके आप पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। ठीक है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है फ्रेंड्स उसको कब किया जाता है। पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में, दूसरा है इकाई के अंत में, तीसरा है नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब आप रचनात्मक मूल्यांकन को यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो कब किया जाता है, तो देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। यानी कि जब आपको शिक्षण अधिगम सिखाया जाता है, यानी कि जब वो प्रक्रियाएं होती है शिक्षण अधिगम की, उसी के दौरान आपका जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसको किया जाता है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है फ्रेंड 6 to 8 के बारे में, कि जब आप भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना, और तीसरा ऑप्शन है ब्रहिलवाद को समझना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को समझना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र को एक साथ यानी कि कब निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं, एक साथ कब किसमें सहायक हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना ही यहाँ पर उचित आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सबसे सहायक होगा वो आपके पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना ही, ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र जो है वो एक साथ मिलकर के सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान है। ठीक है, यदि जिन लोगों ने देखिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी फ्रेंड्स वो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक पढ़ना। आई होप आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे और अब आपका केवल प्रैक्टिस सेट सीरीज बाकी है। ठीक है, तो हम आप लोगों की जो एसएसटी है उसको हम आसान करवाएंगे केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यदि आपके एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 की पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना को, साहित्य का महत्व, स्रोतों का महत्व या फिर
संस्कृति का सम्मान, यानी कि किसको बढ़ावा दिया जा रहा है यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो सबसे अच्छा हमने आपको पहले ही बताया है, देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जो लोग एनसीईआरटी के बुक्स नहीं पढ़े हैं या फिर कोई तैयारी नहीं किया है, हमने आपको एक वर्ड बताया है जहां पर संदर्भ आता है, ये आपका ऑप्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बस आप लोग संदर्भ से देखिए और फर्स्ट ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करिए, ठीक है, यानी कि टिक करिए, ये ऑप्शन आपका 100% सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको बात किया जाता है, यानी कि जब आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान होते हैं और अब सुल्तान द्वारा जो लगाया गया कर है, ठीक है, आप नहीं चुका सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये किसको बढ़ावा दे रहा है फ्रेंड्स, तो ये इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, यानी कि आप यहाँ पर एक कल्पना कर रहे हैं कि यदि मैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता या फिर मैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान होता, तो ये आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, देखिए बहुत ही आपके ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये आपके देखिए एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या फिर लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है, यानी कि जब भी आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर के आप क्लास 8 तक की बुक आप देखेंगे, ठीक है, एसएसटी की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी का तो मुझे मान लीजिए होगा ही, ठीक है, लेकिन एसएसटी जब आपकी पूछ रही है तो यहाँ पर एसएसटी मूल रूप से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के संदर्भ में बात किया गया है कि जब आप कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक को प्रत्येक पाठ की जब आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर देखेंगे या फिर किसी लड़की के या फिर किसी लड़के के द्वारा ही जो पाठ है उसकी शुरुआत की गई है। तो आपके विचार में, यानी कि मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, हमारे विचार में जो पाठ्य पुस्तक का निर्माता है, ठीक है, उसके द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है, ये हमें बताना है या फिर आपको बताना है कि जो पाठ्य पुस्तक निर्माता है उसके द्वारा ये जो रणनीति है उसको क्यों अपनाई गई है, ठीक है। चलिए देखेंगे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्य की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। और चौथा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। ज्यादा आपको यहाँ पर आपको क्या है कि माइंड नहीं लगाना है, सबसे आंसर आपको देखिए जहां पर आपको खोज विधि आती है, ठीक है, खोज विधि, पूछताछ तो मान लीजिए आम बात है, लेकिन जहां पर खोज होती है यानी कि जहां पर बच्चा एक्टिव है, ठीक है, वो हमारा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सबसे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए जो खोज विधि होती है ये चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जो बाल विकास का केंद्र होता है, ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारी पाठ्यचर्या जो है जिसे हम लोग पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है, ये जो है आपका वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। तो जहां पर खोज विधि आती है यानी कि बच्चा जो है वो खुद से कार्य करके सीख रहा है, ठीक है, खुद ही समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, अन्वेषण करना, खोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है फ्रेंड्स इसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। तो देखिए यहाँ पर याद करने योग्य तो बिल्कुल नहीं होगा, हमने आपको पहले ही बताया है रट्टाफिकेशन कहीं नहीं होता है, ठीक है, ये आपका निगेटिव ऑप्शन होता है। और सेकेंड ऑप्शन है आपका कि अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो अंतिम वक्तव्य के रूप में भी फ्रेंड्स आपका सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है कि आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। और चौथा है ज्ञान के भंडार के रूप में। देखिए हमने जहां पर आपसे बोला है अवसर हो, खोज हो, अन्वेषण हो, ये सब ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर देखिए अवसर दिया गया है, बच्चों को खोज करने के लिए दिया गया है, यानी कि बच्चा जहां पर खुद एक्टिव होकर के कार्य कर सकता है, वहीं आपका जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, यानी कि जो वृत्त आरेख है वो किसके लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा ऑप्शन है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, और तीसरा है कि विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, चौथा है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो देखिए फ्रेंड, जब आप वृत्त आरेख की बात करते हैं कि ये किसके लिए उपयोगी है, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि जो समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि जो अनुपयुक्त है, जो निगेटिव वाले आंसर है वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, अनुपयुक्त यानी कि हाँ ठीक है। चलिए देखिए, जो संक्रियात्मक मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि किसके लिए अनुपयुक्त होता है संक्रियात्मक मूल्यांकन। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्रेड का निर्धारण करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन। देखिए ये तो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, सारांशीकरण भी निगेटिव होता है, ग्रेड देना भी आपका निगेटिव होता है। ठीक है, जो सबसे उपयुक्त होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना है। संक्रियात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त नहीं होता है बल्कि अनुपयुक्त होता है, बाकी सबके लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थान है यहाँ पर प्रोजेक्ट करके, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है उसके द्वारा दिखाया जा सकता है कि पहला ऑप्शन है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वे जैसे पाठ्यपुस्तक में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, और फोर्थ ऑप्शन है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके जो भी चीज आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि इनका विश्लेषण जो है, ठीक है, करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण है, ठीक है, उसमें प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, दूसरा है मुश्किल, तीसरा है पक्षपातपूर्ण, तीसरा है तटस्थ एवं संवेदनशील। तो देखिए यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली फ्रेंड्स भाषा होनी चाहिए वो आपकी तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और आज के क्लास तो आपके कम, यानी कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम है। ठीक है, कल के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमारे 60 क्वेश्चन होंगे करेक्टली। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक शिक्षक, तो उनका प्रयास क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, याद करना आपका निगेटिव होता है। सेकेंड ऑप्शन है केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, तो ये भी आपका निगेटिव होगा। जहां पर हमने आपको बताया जहां पर केवल वर्ड आता है ये आपका निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन है कि तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, और चौथा है केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, यहाँ पर भी केवल है तो ये भी निगेटिव। जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आपका बन करके आता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा कि तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भारतीय संसद है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन है कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। और फोर्थ आपका लास्ट ऑप्शन है कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्य और लोकसभा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही सही है। जो सबसे आपका नहीं है वो आपका वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी जो है वो सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो वित्त से संबंधित जो मामले होते हैं इसमें संसद की मंजूरी जो होती है वो सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट नहीं है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, और हमसे गलत वाला ही पूछा है कि जो सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही है, तो यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है। ठीक है, ये देखिए आपके पॉलिटी से संबंधित है, बट ये पेडागोजिकल संबंधित थोड़े से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। ठीक है, यानी कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वो किसके लिए हुआ था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के मताधिकार की मांग के लिए। थर्ड ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। चौथा है अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जब आप बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वो आपके सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के मांग के लिए किया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय, ठीक है, यानी कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जो मानव संसाधन है, ठीक है, उसके अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहोगे। ठीक है, यानी कि चाहेंगे, यानी कि जब आप कक्षा 8 के विद्यार्थी को मानव संसाधन का अध्यापन करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस समय जो आप जो विद्यार्थी हैं उनमें किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। तीसरा है भौतिक संसाधनों का महत्व। तीसरा है मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग। और फोर्थ ऑप्शन है जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन का अध्यापन आप करा रहे हैं तो उसमें जो सबसे आपका उपयुक्त होगा, ठीक है, कि उस समय आप विद्यार्थियों को किस मुख्य संदेश की ओर विकसित करना चाहेंगे। तो जो सबसे करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो मानव द्वारा संसाधन के उपयोग किए जा रहा है उसके बारे में उनका जो यानी कि जो उनका संदेश होगा, ठीक है, मुख्य संदेश, उसको विकसित वो करना चाहेंगे। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझा देते हैं फ्रेंड्स कि देखिए जो मानव संसाधन के अध्यापन के समय, ठीक है, जो एक शिक्षक है, ठीक है, एक अलग तरीके से आपको समझा देते हैं कि जो मानव संसाधन के अध्यापन के समय जो एक शिक्षक है उसके द्वारा विद्यार्थियों को यह मुख्य संदेश देना चाहिए फ्रेंड कि जो संसाधन है, ठीक है, वो किसके रूप में लोगों का क्या महत्व, यानी कि कैसे हम मानवीय संसाधन को उत्पादन में बता सकते हैं, ठीक है, तथा यानी कि जो उनका नियोजन विकास है उसके कार्यों हेतु कैसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है फ्रेंड्स, आपके पॉलिटिकल से संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि न्यायपालिका के संबंध में, ठीक है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। जो आपका गलत है फ्रेंड्स उसे आपको चूज करना है। ठीक है, न्यायपालिका के संबंध में पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए न्यायपालिका जो है वो संसद द्वारा पारित जो यानी कि जो कानून है, ठीक है, उसको रद्द करने का इसको पास अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका
सॉरी, यहाँ पर ये सही होगा, इसके पास है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो न्यायपालिका है, ठीक है, इसके पास संसद द्वारा जो पारित किए गए कानून है, ठीक है, इसको रद्द करने का अधिकार है, ठीक है, न्यायपालिका को। ओके। दूसरा है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकार के बीच नहीं, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जो गलत है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। देखिए हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है, तो जो गलत होगा वही आपका करेक्ट होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी यानी कि सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, दीवानी कानून यानी कि जिसे हम लोग सिविल कानून बोलते हैं, ठीक है, तो उसके दायरे में कौन नहीं आता है। पहला ऑप्शन है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दूसरा है बच्चों को रखने का दावा करना, तीसरा है दहेज के लिए महिला को परेशान करना, और फोर्थ ऑप्शन है तलाक का केस फाइल करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा एक दीवानी यानी कि सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, तो जो नहीं आता है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो दहेज के लिए महिला को परेशान करना है, ये आपका सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। बाकी जो जमीन बेचने से संबंधित है, बच्चों को रखने का दावा करना होता है, तलाक का केस है, ये सब आपके सिविल कानूनी दायरे में आता है, ठीक है, यानी कि दीवानी कानून में आता है। लेकिन जो दहेज के लिए जो महिला को परेशान किया जाता है, ये सिविल कानून के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आपके काफी लॉन्ग है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बाद में बाकी के क्वेश्चन जाकर के समझ लेंगे अपना, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, यानी कि जो संवैधानिक उपचार है, ठीक है, इसके अधिकार के अंतर्गत पहला ऑप्शन है केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि वे संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया है, तो वे अदालत जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया है फ्रेंड, जहां पर केवल आएगा वो आपका निगेटिव होगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका निगेटिव हो गया। और एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन है आपका दूसरे पेज पर है, ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सेकेंड सॉरी, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल दिया है, तो ये भी हम लोग निगेटिव करेंगे, ठीक है, निगेटिव है तो कुछ और हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार दें यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। और चौथा है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत में जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद आपका 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। और आपका जो अनुच्छेद 226 है, ठीक है, 226 है अनुच्छेद, उसके तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय में भी वो अपील कर सकता है, ठीक है। जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आज हम लोग पॉलिटी के ही क्वेश्चन ज्यादातर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य लोगों यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीसरा है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ये आपके जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नोट वाले क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन को थोड़ा, हाँ ठीक है, इधर कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को सचिव को चुनती है। तीसरा ऑप्शन है गांव की बुनियाद सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव। चौथा है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो ग्राम पंचायत है वो अपने पंचायत सचिव को चुनती है। यही आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, नॉट वाले। देखिए फ्रेंड्स, जब ग्राम पंचायत की बात आती है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सचिव को नहीं चुनती है, बल्कि जो ग्राम सचिव होता है उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाता है, न कि ग्राम पंचायत उसे चुनती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो ग्राम पंचायत है उनके अन्य कार्यों में कई आपके निम्न यानी कि सम्मिलित कार्य भी हैं, ठीक है, जैसे गांव के लोगों को रोजगार देने हेतु सरकारी योजनाएं लागू करवाना, ठीक है, यानी कि करना, और गांव की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ठीक है, उनका निर्माण एवं रख रखाव करना, और जो स्थानीय कर लगाना होता है एवं इकट्ठा करना होता है, ये सब आपकी ग्राम पंचायत का एक कार्य होता है। लेकिन ये जो आपका है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो ये आपका नहीं होता है, बल्कि ये सरकारी काम है, ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर चुना जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, ठीक है, जो गठबंधन सरकार है उससे अभिप्राय क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। थर्ड ऑप्शन है राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी। और फोर्थ ऑप्शन है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। तो देखिए फ्रेंड, जब गठबंधन सरकार जो होता है, ठीक है, उसका अभिप्राय होता है कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ठीक है, यही आपके गठबंधन सरकार का अभिप्राय होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके बाद में दिए गए हैं, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि संविधान के 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी यानी कि दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने के अधिकार। और चौथा है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, ठीक है, जो नागरिक एवं गैर नागरिकों गिरफ्तारी एवं निरोध संबंधी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति होता है इसको पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग करने का मौलिक अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। शेष सभी अधिकारों यानी कि अधिकारों जो अनुच्छेद 22 के तहत है वो नागरिक एवं गैर नागरिक को प्राप्त है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स की तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि जो तवा मत्स्य संघ है मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ है, ठीक है, जो कि जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो कहाँ पे है, तो आपका उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका मध्य प्रदेश में। देखिए जो तवा मत्स्य संघ है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश से मछुआरों की सरकारी
समितियों का एक संघ है जो कि जंगलों से विस्थापन निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारे जो यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, वो लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विद अल्पना, और कंटिन्यू आप लोगों की फ्रेंड्स इसी चैनल पर एसएसटी की क्लास चलेगी। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी यानी कि जितने भी आपके ऐप हैं जिसके जरिए आप लोग अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं, सबको शेयर करिए और सभी को एक यानी कि ये लिंक भेजिए। और जो भी आपके पीडी सॉरी यानी कि जो हम आपके प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, उसमें भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं चैनल पर हमारे, और हम आपको वो जो प्लेलिस्ट का आपका जो लिंक होगा वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की एसएसटी की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।